नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज का ये खास कार्यक्रम, जहां हम बात करेंगे ग्रहों की, नक्षत्रों की और उनका हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की। यहां हम बात करेंगे ज्योतिष और वास्तु से जुड़े समस्याओं और उनके निवारण की। और इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित नीरज शर्मा जी, जिन्हें हम पाटन वाले पंडित जी के नाम से भी जानते हैं। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, जैसे आप जानते हैं और सबको पता है कि नवंबर दिसंबर में शादियों के मुहूर्त निकल रहे हैं। सब चीज़ें संपन्न होने के बाद भी माँ बाप अपने बच्चों की शादियों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। सब चीज़ें संपन्न होने के बाद भी लड़के लड़कियों की शादियों में देरी क्यों होती है? ये हमारी आम जनता का एक आम सा सवाल है। हाँ साहब, देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये एक आम समस्या है। इस समस्या को लेकर 90% लोग परेशान रहते हैं। विशेषकर माता पिता ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का या बच्ची का शादी क्यों नहीं हो रही है। तो इसका विशेषकर ज्योतिषी कारण होता है। बच्चे बच्ची की जन्म कुंडली में देखें तो जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो गृहस्थी का भाव होता है, जिससे हमारी पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का और हमारी गृहस्थी देखी जाती है। तो गृहस्थी सुख कैसा रहेगा और गृहस्थी में जो है शादी ब्याह में देरी होगी या शादी ब्याह होने के बाद जीवन कैसा रहेगा, वो सभी उसी जो है भाव से देखा जाता है। जब इस सप्तम भाव में शनि बैठे हों तो शनि ऐसा ग्रह है जिसको मंद कहा जाता है। इसका दूसरा नाम मंदी है। शनि मतलब शने शने, तो वो उस भाव का जो है फल को धीमा कर देता है। इसी कारण शादी ब्याह में देरी होती है। दूसरा कारण है बृहस्पति की यदि कहीं से दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पर तो भी शादी ब्याह में देरी होती है। राहु और केतु या सूर्य यदि सप्तम भाव में विद्यमान है या उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है तो शादी ब्याह में देरी जरूर होती है। और शादी ब्याह में देरी होने का एक मुख्य कारण जो एक सामान्य जानकारी है, सभी लोग जानते हैं इस मामले में, कि मांगलिक होना। तो जन्म कुंडली यदि मांगलिक है किसी बच्चे या बच्ची की तो जरूर शादी ब्याह में देरी होगी। या तो उसकी शादी ब्याह जल्दी हो जाएंगे 20 साल की उम्र में, अगर नहीं होते हैं तो 28 साल की उम्र के बाद शादी ब्याह होता है। ऐसा क्यों होता है? मंगल से शादी का क्या संबंध है? तो देखिए साहब कि जन्म कुंडली के एक प्रथम भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, इन भावों में यदि मंगल विद्यमान है तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। और मांगलिक कुंडली वालों को विशेष इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो एक मंगल भी ऐसा ग्रह है जो जिस भी भाव में बैठता है वहाँ देरी कराता है, या उसकी दृष्टि यदि उस भाव पे आती है सप्तम भाव पर तो शादी ब्याह में देरी होती है। ये कारण है सर। तो हम बोल सकते हैं मंगल और शनि एकमात्र कारण नहीं है शादी देर से होने का, ये एक कारण हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दूसरे ग्रहों का भी शादी देर होने पे दूसरे ग्रहों का भी असर होता है? बिल्कुल साहब, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि शनि और मंगल तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा बृहस्पति की या गुरु ग्रह की यदि दृष्टि आती है सप्तम भाव पर तो शादी देरी से होती है। और राहु और केतु वो भी ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि होती है या वो सप्तम भाव में बैठे हैं तो जरूर देरी होगी शादी में देरी। पंडित जी, ये तो बात हुई शादी में देरी की, लेकिन शादी होने के बाद भी हम शादी करते हैं तो ज्योतिष को कंसल्ट करते हैं, उसके बाद भी पति पत्नियों की नहीं बनती, उसके बाद भी उनमें तनाव होता है, तो इसका क्या कारण है? देखिए साहब, एक बात मैं इसके मामले में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारे आकाश मंडल में विशेषकर जिन ग्रहों का मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है वो 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों में 4 ग्रह शुभ ग्रह हैं और 5 ग्रह जिनको पाप ग्रह बोला जाता है। तो वो क्रूर ग्रह कहते हैं और पाप ग्रह तो वो उन ग्रहों में है शनि, राहु,
केतु, सूर्य और मंगल, ये 5 जो ग्रह हैं ये विशेष क्रूर ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों की यदि सप्तम भाव में उपस्थिति है या उनकी कोई दृष्टि उस भाव पर आ रही है तो ग्रस्त जीवन में तनाव रहेगा, ये कुंडली देखकर हम बताते हैं। तो इसका एक सामान्य निवारण जो सामान्य व्यक्ति अपनी आम जीवन में कर सके, तो ऐसा कुछ निवारण होगा? बिल्कुल साहब, देखिए समस्या है तो उसका निदान भी है, लेकिन हमें प्रयत्न करना पड़ेगा उसके लिए। यदि हम ग्रह योग के आधार पर बैठे रहे कि जब समय होगा तब हो जाएगा, तो फिर तो जो है समस्या का समाधान तभी होगा जब समय आएगा। लेकिन यदि हमने कुछ प्रयत्न किया तो ज्योतिष के आधार पर कुछ उसका निवारण के लिए तो ये समस्या दूर हो जाती है। तो पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि शादी ब्याह और तनाव कलेश को कम करने के एक साधारण से निवारण जो हमारी आम जनता आम तरीके से कर सके, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन ना करनी पड़े। बिल्कुल। देखिए साहब, मैं बताता हूँ आपको कि बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसको जन्म कुंडली में यदि मजबूत किया जाए या बृहस्पति को पावर दी जाए तो शादी ब्याह में आ रही विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। तो सबसे पहले बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। बृहस्पति मजबूत कैसे किया जाए? तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का जहाँ भी मंदिर हो तो गुरुवार के दिन वहाँ जाएं, लड़का हो या लड़की हो, मतलब उस मंदिर में जाएं और पीले लड्डू का भोग लगाएं। पीले लड्डू जो हम सभी जानते हैं वो मावे के भी हो सकते हैं, बूंदी के भी हो सकते हैं, उस लड्डू का भोग लगाएं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें और हमारी मनोकामना बोल के भगवान को आएँ। और ऐसा कम से कम भी 7 गुरुवार करना है। तो 7 गुरुवार के पहले ही कहीं ना कहीं योग से योग बन जाएंगे। ये योग हुआ प्रथम समाधान। एक और समाधान जो सटीक समाधान है मैं बताता हूँ आपको कि सभी के घर में तुलसी जी का पौधा मिल जाता है। तो तुलसी जी के पौधे में गुरुवार के दिन शालिग्राम जी की स्थापना करें। शालिग्राम जी का आप सभी शायद सामान्य जानकारी है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी बता देता हूँ कि कई पूजा पाठ के जो सामान मिलते हैं उस दुकान पर जाइए और एक गोल सा चिकना पत्थर मिलेगा, वो शालिग्राम जी के नाम से होता है। और सबसे ज़्यादा जो ये नेपाल में गंडकी नदी है वहाँ पर मिलते हैं पत्थर, वहाँ से ही आते हैं। तो ये शालिग्राम जी बोलते हैं इनको। तो ये भगवान विष्णु का नाम है शालिग्राम जी। तो उसमें गुरुवार के दिन लाकर उनका अभिषेक करें कच्चे दूध और जल से, और फिर उनको तुलसी जी के पौधे में स्थापित कर दें और उनको चंदन लगाकर उनको कुछ भोग लगाकर और आरती करें। और फिर उसके बाद वो तुलसी जी के पौधे की 7 परिक्रमा करें। अब 7 परिक्रमा जब करें तब ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। और ये बहुत से जो है सामान्य सी मंत्र है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सभी की जानकारी में रहता है। लेकिन यदि और भी एक में छोटा सा 5 तुलसी जी के 7 नाम हैं जो भगवान विष्णु ने उनको दिए थे, यदि वो बोल सकें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो नहीं बोल सके वो केवल ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलें। तो उन नाम को भी मैं बोल के बता देता हूँ। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, च कृष्ण जीवनी। ये जो 7 नाम है तुलसी जी के, ये बोलते जाएं पूरी 7 परिक्रमा देते हुए। और फिर अंत परिक्रमा में हमारी मनोकामना बोलें कि भगवान मेरे घर गृहस्थी जम जाए और जो है शादी ब्याह का सहयोग बन जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे पर कृपा करें। और ऐसा कम से कम भी 21 दिन तक करना है हमें। तो भगवान ने चाहा तो बिल्कुल योग से योग जल्दी बैठ जाते हैं व्यक्ति के। और तनाव कम करने का दंपतियों के बीच, ग्रह में जो कलेश होते हैं पति पत्नियों के बीच, उसका कोई साधारण सा इलाज? बिल्कुल। देखिए साहब, आज की तारीख में ये सामान्य समस्या है ना। मतलब मान के चलें आप कि 90% जो पति पत्नी होते हैं उनमें ये समस्या आती है कि आपसी तनाव ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपसी सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ज्योतिष के आधार पर कुंडली में
सप्तम भाव जो होता है, अभी जैसा हम विचार कर रहे थे, गृहस्थी का भाव होता है। तो गृहस्थी के भाव में राहु केतु शनि का बैठना या सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि आना, ये सब जो है पति पत्नी में आपसी तनाव देते हैं। ऐसा भी होता है कि यदि कुंडली के सप्तम भाव के जो भी स्वामी ग्रह हैं वो राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो बात जो है डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है। तो समस्या है तो उसका समाधान भी है, तो हमें ज़रूर उसका समाधान करना चाहिए, तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो उसके बारे में बताता हूँ आपको। यदि पति पत्नी के बीच में ज़्यादा तनाव रहता है तो पत्नी को 7 टुकड़े, या आजकल गोलियां आती छोटी छोटी, वो कपूर की गोलियां लें और रात को सोते समय पति के तकिए के नीचे उनको रख दें और आराम से सो जाएं। और सुबह बिना बोले वो 7 जो कपूर हैं उन्हें जला दें। ऐसा कम से कम हमें 14 दिन तक करना है, तो धीरे 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 पति पत्नी में आपसी क्लेश खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें 1 चुटकी कंकु मिलाएं और बड़ के पौधे में जाकर वो अपनी मनोकामना बोलते हुए उस जल को चढ़ा दें। तो ये 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन करने से धीरे 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 हमारे जो घर में तनाव है वो कम हो जाएंगे। ये सामान्य से उपाय आपको पंडित जी ने बताए। आशा करते हैं कि ये उपाय करने से आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी शांति आ जाएगी। पंडित जी, हमने सुना है ज्योतिष और वास्तु आपस में लिंक रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। तो आम जनता का एक प्रश्न रहता है, हर किसी के मन में क्वेश्चन रहता है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम अपना मकान नहीं बना पाते। हम आज तक भी किराए के मकान में रह रहे हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं। तो इसके पीछे भी क्या वास्तु और ज्योतिष का कुछ प्रभाव होता है? बिल्कुल होता है साहब। सबसे पहले तो ज्योतिष के आधार पर चतुर्थ भाव जो होता है कुंडली, जन्म कुंडली में, वो अपने घर का होता है, अपनी संपत्ति का होता है। तो चतुर्थ भाव में कोई अशुभ ग्रह आके बैठे हैं तो वो घर जो खरीदने में विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं और अपनी संपत्ति अर्जित नहीं करने देते। लेकिन यहाँ भी समस्या है तो समाधान भी है, तो समाधान हमें करने चाहिए। तो इसका समाधान मैं आपको बताता हूँ कि घर का जो, जहाँ भी आप रहते हैं, अभी मान लो किराए से रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं या 2 कमरे में रहते हैं, तो घर का जो उस कमरे का जो मध्य भाग है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक पूर्णिमा को करना है ये। एक तुलसी जी का पौधा ब्रह्म स्थान में रख लें और शालिग्राम जी की उसमें स्थापना करें पूर्णिमा के दिन, और वहाँ पे उनकी पूजा करके उनको सत्यनारायण की कथा सुनाएं। और कथा सुनाने के बाद अपनी मनोकामना बोलें और 7 परिक्रमा जरूर करें, तो उससे जल्दी योग से योग घर के बन जाएंगे। पंडित जी, ये तो बात हुई अपना घर बनाने की, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अपने खुद के घर होते हैं, मकान होते हैं, दुकानें होती है, फिर भी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाती है, लेकिन यहाँ पे इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनको वो परिणाम नहीं मिलता। तो क्या इसमें हम बोल सकते हैं कि अपना घर होने, दुकान होने के बावजूद भी तो वास्तु दोष के कारण ये होता है? बिल्कुल होता है साहब। देखिए साहब, एक सबसे बड़ी समस्या जो है वास्तु के अनुसार, वास्तु कि मैं सबसे पहले आपको एक वास्तु की परिभाषा बता देता हूँ कि वास्तु क्या होता है। कि हमारे घर, दुकान, फैक्ट्री में 5 तत्वों का यदि संतुलन है तो उस घर में वास्तु दोष नहीं है। और जहाँ थोड़ा सा भी असंतुलन हुआ 5 तत्वों का तो वास्तु दोष पैदा हो जाता है, और जो भी एक तत्व कमी होती है उस तत्व से संबंधित समस्या सामने देखने को मिलती है। तो अब देखिए साहब
कि सबसे बड़ी समस्या का मैं आपको बताना चाह रहा था कि घर में दक्षिण मुखी मकान होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। दक्षिण दिशा हमारे शास्त्रों में यम की दिशा कहलाई जाती है। उस दिशा से आने वाली जो ऊर्जा है वो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो दक्षिण दिशा के मकानों में क्लेश, आपसी सदस्यों में क्लेश ज़्यादा रहेगा, रोगों में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, और पैसा तो आएगा लेकिन जाने के रास्ते उसी तरीके से उसमें लगे रहेंगे। ये 3 व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, और जिस घर में ये 3 व्यवस्थाएं हो वहाँ इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि जहाँ पर रोग हो जाते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो ये दक्षिण मुखी मकानों का सबसे ज़्यादा फल मिलता है ऐसे मकानों में, क्योंकि दक्षिण दिशा मंगल की दिशा है। तो दक्षिण दिशा में मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए, ये इसका निवारण है। और दूसरा, मंगल की कुछ सामग्री है, 7 तरह की सामग्री होती है मंगल की। उन सामग्री को एक पोटली में बांधकर मंगल दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। और दक्षिण दिशा में चूँकि नेगेटिव एनर्जी आती है, तो एक बाज़ार में एक बागुआ मिरर नाम से एक कांच मिलता है, वो लाकर दक्षिण दिशा में लगा देना चाहिए, जिससे वो एनर्जी का रिफ्लेक्शन करता है, एनर्जी को वापस उसी की दिशा में वापस भेज देता है। तो नेगेटिव एनर्जी यदि उसी दिशा में वापस चली जाएगी तो दक्षिण दिशा से संबंधित जो समस्या आ रही है घर में वो दूर हो जाएगी। तो ऐसी दुकान भी वास्तु दोष का शिकार हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। दक्षिण दिशा की जो दुकानें होती हैं, दक्षिण मुखी जो दुकानें होती हैं, उनमें भी उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलता है। व्यापार में आ रहे उतार चढ़ाव का एक मुख्य कारण जो दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा में यदि दुकान है तो सबसे पहले तो हमें एक जो मैंने बताया आपको बागुआ मिरर वो लगाना चाहिए। और दूसरा, पंचमुखी हनुमान जी की जो है एक मूर्ति अपने मुख्य द्वार पर लगाएं ऊपर के तरफ, तो भगवान पंचमुखी जो होते हैं बालाजी महाराज वो रक्षा करते हैं। दूसरा, ईशान कोण में एक पीला बल्ब जला दें। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व का कोना, उस दुकान का उत्तर पूर्व का जो कोना है उसमें पीला बल्ब जलाएं, और वो बल्ब 24 घंटे जलता रहे। 0 वाट का बल्ब जलाएं और 24 घंटे जलता रहे। और तीसरा जो मामला है अग्निकोण का, क्योंकि दक्षिण दिशा जो हो, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा के बीच का जो कोना होता है उसको अग्निकोण कहते हैं। तो अग्निकोण में एक सरसों के तेल का दिया संध्या काल में जलाएं प्रतिदिन, तो उस दुकान में जो आ रहे उतार चढ़ाव दूर हो जाएंगे और अच्छा व्यापार चलेगा। तो पंडित जी, हम बोल सकते हैं कि जितना ज्योतिष मायने रखता है उतना वास्तु भी हमारे जीवन में मायने रखता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी समस्याएं और उनके समाधान, जो पंडित जी ने बहुत ही आसान तरीके से बताए, जो आम जनता आराम से कर सकती है। पंडित जी, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बाकी और चर्चाओं पे हम फिर मिलेंगे, और हम अब मंगल कामना करते हुए लोगों से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे कुछ नए विषय के साथ, कुछ नई समस्याओं के साथ और उनके निराकरण के साथ।